ब्राजील में जो मिल्क रिकॉर्ड्स हैं वो 85 लीटर्स का है। वो 50-60 लीटर का भी नहीं, 85 लीटर्स का है गिर गाय का। पर वो सारा दूध फेंक दिया जाता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। नोट कर लीजिए, वो जो गायें हैं 70 लीटर 85 लीटर वो दूध फेंक दिया जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उन गायों को जब वो हीफर होती है तभी से बहुत हैवी हार्मोन्स देके पाला जाता है। ब्राजील में 15 लीटर की गाय से लेके 20 लीटर की गाय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और हम सोचते हैं ऐसा यहाँ भारत में कि ब्राजील का बीज लिया है, वहाँ का सीमन लिया है, तो यहाँ पर 50-50 लीटर दूध देने लग जाएंगे गाय। ये बहुत बड़ा भ्रम है, भ्रांति है। ये तो ब्राजीलियन ही नहीं सोचते ऐसा। ब्राजील को फ्रेश ब्लड की जरूरत है और पिता नाराज है। तो पिता की तरफ देख रहा है वो पिता की तरफ देख रहा है और पिता पागल है। वो पिता की तरफ देख रहा है और पिता पागल है कि मैं वहां से ले आऊं। अभी जैसे अभी एक कोई सी ओंगोल गाय की आजकल खबर चल रही है कि वो 40 करोड़ में बिकी। वैसे इस बार 40 करोड़ का ये फैल गया, पर 35 से 40 के बीच में हमेशा चलता है। अच्छा, हर साल बिकते हैं। ना केवल ब्राजील के ही, पर हम कोलंबिया के ब्रीडर्स, बोलिविया के ब्रीडर्स, कोस्टारिका के ब्रीडर्स, पेरू के ब्रीडर्स, पनामा के ब्रीडर्स, देसी गायों के, भारतीय देसी गायों के जो ब्रीडर्स ग्वाटेमाला में हैं, जो पनामा में हैं। सोचिए दोस्तों, इतने देश हैं जहां भारतीय नस्ल की गायें बहुत अच्छे से संभाली गई हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज गिर अमृतफल गौशाला गुड़गांव में हूं और आज मेरे साथ मदन मोहन जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। आज का जो विषय है वो ये है कि इस बार भारत से एक प्रतिनिधि मंडल ब्राज़ील जा रहा है। आखिर वहाँ जाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी? मैं आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों ब्राज़ील की तरफ भारत देख रहा है इस बार? देखिए, हमने पिछले साल एक फेडरेशन बनाई क्योंकि भारत इतना विशाल देश है। भारत दुनिया में अकेला देश है जहाँ पर ज़ेबू कैटल की सबसे ज़्यादा जो नस्लें हैं वो पाई जाती हैं। जो हम्प्ड काउज़ हैं उनकी सबसे ज़्यादा नस्लें भारत में पाई जाती हैं। और ब्राज़ील और दूसरे साउथ अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में केवल 5 नस्लें हैं जो भारत से निकली हैं और वहाँ पर हैं। उन्होंने उन्हीं का संवर्धन करके, उनको मल्टीप्लिकेशन करके बहुत मिलियंस में बना लिया है। कौन कौन सी नस्लें हैं वो? प्रमुखतया गीर, ओंगोल सबसे बड़ी संख्या में है, जिसे वहाँ वो नेल्लौर बोलते हैं, नेल्लौरी बोलते हैं, क्योंकि नेल्लौर वहाँ पर जिला है और जहाँ पर ओंगोल पाई जाती हैं। और नेल्लौरी पोर्ट भी है, तो उन्होंने, क्योंकि उस पोर्ट से सप्लाई हुई, तो उन्होंने वहाँ पर पूरी दुनिया में, बाकी भारत के अलावा, ओंगोल गाय को नेल्लौर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सिंधी है, जो रेड सिंधी है, सिंधी गाय है वहाँ पर। और कांकरेज को वो गुजरात बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि गुजरात से वो गाय ली उन्होंने, तो गुजरात बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें ब्राज़ील, मतलब पुर्तगीज में तो टी साइलेंट रहता है, और स्पेनिश में वो जब लगाते हैं तो पूरा गुजरात बोलते हैं। उसके अलावा उन्होंने कांकरेज और गिर को मिलाकर एक और ब्रीड बनाई है जिसका नाम है इंडो ज़ेबू। बहुत सुनने में आता है नाम। वो प्रमुखतया से ये ब्रीड हैं। कुछ जगहों पर, स्पेशली ग्वाटेमाला एक देश, अकेला देश है जहां पर साहिवाल भी है। और पुंगनूर बहुत बड़ी संख्या में नहीं, पर शौकिया तौर पे पुंगनूर भी ब्राज़ील में और कोलंबिया में, बोलिविया में भी पाई जाती हैं। अच्छा। इस फेडरेशन को हमने ये महसूस किया कि भारत को दुनिया में रिप्रेजेंट, हमारी गाय है, हम पिता हैं, और हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। मैंने अपनी यात्राओं में, पिछले 5-7 साल की यात्राओं में, मैंने 21 से ज़्यादा देशों में ट्रैवल किया और ये पाया कि वहाँ पर इंडियन काउज के ऊपर एसोसिएशंस हैं, भारतीय नस्लों के ऊपर एसोसिएशंस हैं, और एक ग्लोबल फेडरेशन है, पर भारत उसका भाग ही नहीं है, सदस्य नहीं है। तो मुझे बहुत खला और मैंने अपने इस प्रयास को बढ़ाते हुए एक फेडरेशन की स्थापना की।
जिसका नाम रखा गया द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंडिजिनियस जेबू कैटल ऑफ इंडिया। उसमें हम सारी 88 नस्लों को पर काम करना चाहते हैं। ABCZ जो कि ब्राज़ील की सबसे बड़ी एपेक्स संस्था है, जिसने गीर गायों पर, ओंगोल गायों पर, सिंधी गायों पर और कांकरेज गायों पर जेनेटिकली और दूध को बढ़ाने के ऊपर, उनके बीमारियों से लड़ने की जो उनकी क्षमता है उस पर, और साथ ही साथ उन्होंने जेनेटिक रिकॉर्डिंग पर बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। पिछले साल नवंबर में हमने ABCZ के साथ फेडरेशन ने एक MOU साइन किया, जिसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो भी पिछले 60 सालों में ब्राज़ील ने जो भी अचीवमेंट पाए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो सब साझा करने के लिए एक MOU साइन किया गया। इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्राज़ील में कॉमसेबू हो रहा है। अच्छा। कॉमसेबू एक जेबू कैटल्स की कांग्रेस है, जो साल में एक बार किसी एक देश में होती है। जैसे G20 भारत में हुआ, ऐसे कॉमसेबू इस साल ब्राज़ील में हो रहा है। अच्छा। तो ये साल ब्राज़ील में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी भारतीय मूल की नस्लें वहाँ पर पाई जाती हैं लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और ब्राज़ील में, उन सभी पर ये बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ठीक है। और भारत उसमें रिप्रेजेंट ना करे, ये तो फिर फेडरेशन के लिए और हमारे लिए बहुत ही बड़ी लानत होती। तो हमने भारत से कुछ चुनिंदा लोग जो कैटल ब्रीडिंग में बहुत अच्छा काम करें, जेबू कैटल ब्रीडिंग में स्पेशली, और भारतीय नस्लों के संवर्धन में, उनको बचाने में और उनके बारे में ज्ञान बांटने में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों का हम एक डेलीगेशन, और रोहित जी आप भी खुद चल रहे हैं, आप भी इस डेलीगेशन का पार्ट है। हम चाहते हैं, जैसे आज रोहित जी यहाँ पर हैं, ब्राज़ील आपने जो इतना अच्छा काम किया है पिछले कुछ सालों में, मैं देख रहा हूँ आपने जो अवेयरनेस फैलाई है, ब्रीडर्स की आवाज़ को भी आपने दूसरे ब्रीडर्स तक पहुँचाया है, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इसमें आना चाहते हैं, आपने उनकी आवाज़, आप उनकी आवाज़ भी बने हैं जी। तो मुझे लगता है कि इस प्रयास को जब वहाँ पर आपको साथ जी, क्योंकि आप फेडरेशन के कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं जी, और इस कारण से मुझे लगता है कि हम वहाँ पर जो ब्रीडर्स ने वहाँ पर जो पिछले 60 सालों में अचीवमेंट्स पाए हैं, और हमने पिछले 60 सालों में देसी गायों या हमारी जो इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं उनका थोड़ा अनदेखा किया, और उस कारण से हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने हमें ज्ञान दिया वो हम थोड़ा भूल गए। उन्होंने जो अचीवमेंट्स किए हम उनको आपके थ्रू सब लोगों तक उनसे मिलकर पहुंचाएंगे। ब्राज़ील के जो ABCZ के प्रेसिडेंट हैं उनके इंटरव्यू, फेसेबू के प्रेसिडेंट के इंटरव्यूज़, और वहाँ के जो सबसे बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, ना केवल ब्राज़ील के ही, पर हम कोलंबिया के ब्रीडर्स, बोलिविया के ब्रीडर्स, कोस्टा रिका के ब्रीडर्स, पेरू के ब्रीडर्स, पनामा के ब्रीडर्स, देसी गायों के, भारतीय गायों के, भारतीय देसी गायों के जो ब्रीडर्स ग्वाटेमाला में हैं, जो पनामा में हैं। सोचिए दोस्तों, इतने देश हैं जहां भारतीय नस्ल की गायें बहुत अच्छे से संभाली गई हैं, और लाखों की संख्या में है, मिलियंस में है। अच्छा। मैक्सिको। तो हम चाहते हैं कि वो भारतीय जो किसान हैं, भारतीय जो गौपालक हैं, वो सब भी देख पाएं, जान पाएं फेडरेशन के इस प्रयास को, और जो ये दुनिया में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है भारतीय मूल की देसी गायों के ऊपर, ये डेलीगेशन पूरे भारत को रिप्रेजेंट करेगा, भारत के हर राज्य को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मैसेज देगा ब्राज़ील में जाकर, और इतने देशों से जो लोग आ रहे हैं वहां पर, उन सब लोगों को एक मैसेज जाएगा कि हाँ हम भी हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं सर की बात को थोड़ा सा बीच में रोक के मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने कोशिश की है, जो भी डेलीगेशन यहाँ से जा रहा है, तो दिल्ली से कोई है, तो उत्तराखंड से कोई है, तो कर्नाटक से कोई है, आंध्रा से कोई है, गुजरात से कोई है, तो ऐसे करीब करीब टोटल कितने सदस्य अब तक तय हुए हैं? 15 सदस्य अपने साथ जा रहे हैं। राजस्थान से हैं। सभी लगभग जिन राज्यों में गौपालन पर बहुत काम हो रहा है, वहां से सब जगह हमने सब जगह से कोशिश की है लेने की जी। इस साल ये शुरुआत है जी। आने वाले सालों में हम भी जो ज्ञान वहां से लेकर आएंगे वो और बांटा जाएगा यहाँ पर सबके साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत
को वहां पर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर की तरह हमें खड़ा करना है कि हम हैं तभी आप हैं। हम हैं तभी आप हैं। जी हाँ, लेकिन एक बात जो है आजकल जो पिछले वर्षों में देखा गया है कि भारत के लोग ब्राज़ील को लेके बड़ा वो हैं, मतलब उनसे बड़े प्रभावित कहें या ये कहें कि वहाँ से जो भी आता है, हमें लगता है कि वहाँ गायें 50 लीटर 60 लीटर दूध देती हैं और वहाँ की गायें हमारी गायों से, भारतीय गायों की गायें, वहाँ की भारतीय गायें हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। आपने क्योंकि पूरा दुनिया भ्रमण किया है, ब्राज़ील को बिल्कुल आपने पानी की तरह पिया है, तो वहाँ की सच्चाई क्या है एग्जैक्टली वो तो हम देखेंगे, जो हमारा डेलीगेशन जाएगा देखेगा, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया अब तक? देखिए, मैं ब्राज़ील के केवल उबराबाई नहीं, मैंने मिनेजाएस जो राज्य है वहाँ पर, मोटो ग्रोसो राज्य और भी वहाँ के दूसरे जो राज्य हैं उनके ब्रीडर्स से मैं मिला हूँ, उनके काउ हर्ड्स को देखा है मैंने। ये बात में कोई दो राय नहीं है कि ब्राज़ील में जो मिल्क रिकॉर्ड्स हैं वो 85 लीटर्स का है, वो 50-60 लीटर का भी नहीं, 85 लीटर्स का है गिर गाय का। गिर गाय को वहां पर लिचरी काऊ बोला जाता है, मतलब लिचरी पुर्तगीज में दूध होता है, तो गाय वाली दूध, एक तो वहां पर दूध वाली गाय, एक दूध वाली और एक मीट वाली गाय। तो ओंगोल बेसिकली मीट में होती है और वो उसका दूध से कोई उनका उसमें बहुत प्रभाव नहीं है, पर गिर और सिंधी और कांकरेज को वो मिल्क वाली गाय मिल्क में भी माना जाता है। गिर तो प्योर मिल्क है, बाकी ड्यूल है। वहां पर जब आप जाएंगे और हम सबको लाइव रिकॉर्डिंग्स आपके माध्यम से रोहित जी सब तक पहुंचाएंगे कि कैसे वहां पर मिल्क रिकॉर्डिंग्स होती हैं, डेली मिल्क रिकॉर्ड्स होते हैं और उसमें 50 लीटर 60 लीटर 70 लीटर 75 लीटर और 85 लीटर तक की भी गायें वहां पर होती हैं, पर वो सारा दूध फेंक दिया जाता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। नोट कर लीजिए, वो जो गायें हैं 70 लीटर 85 लीटर वो दूध फेंक दिया जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उन गायों को जब वो हीफर होती है तभी से बहुत हैवी हार्मोन्स देके पाला जाता है। अच्छा। क्योंकि उनके एम्ब्रियोज बहुत महंगे बिकते हैं, बहुत वो उनकी नस्ल को ये समझा जाता है कि वो एक कैपेसिटर को नापते हैं, और मैं इसको बुरा नहीं समझता हूँ। जब आपको ये सोचना है कि रॉकेट कहाँ तक जा सकता है, रॉकेट कहाँ तक जा सकता है, उस पर काम कहाँ तक किया जा सकता है जी, उस चीज को नापने के लिए बनाते हैं। पर ब्राजील में 15 लीटर की गाय से लेके 20 लीटर की गाय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और हम सोचते हैं ऐसा यहाँ भारत में कि ब्राजील का बीज लिया है, वहां का सीमन लिया है, तो यहाँ पर 50-50 लीटर दूध देने लग जाएंगे गाय। ये बहुत बड़ा भ्रम है, भ्रांति है, ये तो ब्राजीलियन ही नहीं सोचते ऐसा। देखिए, ब्राजील, एक और बात क्लियर हुई है अभी बातचीत में कि ब्राजील की ज़्यादा दूध देने वाली गायें भ्रम हैं। इस बात को आप लोग नोटिस करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी भ्रम की स्थिति में मत रहिए। जी भाई साहब। मैं ये कहना चाहता हूं जो उन्होंने अचीव किया है, क्योंकि उन्होंने सेलेक्टिव ब्रीडिंग से एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी के थ्रू मल्टीप्लिकेशन किया है जी, तो उससे क्या होता है, हर बछड़ी जो होती है वो प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आती है जी, तो वहां पर गायें हमसे सुंदर हैं जी, परंतु वहां पर रोग प्रतिरोधकता क्षमता बहुत कम होने लगी है, क्योंकि वही सेंसाओ, चंगेज खान जैसे जो बुल्स हैं, कृष्णा, इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा हो रहा है। ब्राजील को फ्रेश ब्लड की जरूरत है और पिता नाराज है। हाँ, तो पिता की तरफ देख रहा है वो पिता की तरफ देख रहा है और पिता पागल है। हाँ, वो पिता की तरफ देख रहा है और पिता पागल है कि मैं वहां से ले आऊं। वो अपने बेटे की तरफ देख रहा है और वो देख रहा है कि वो बेटे की तरफ देख रहा है कि बेटा मुझे कुछ दे दे, कि मैं इंफीरियर समझ रहा हूं अपने आप को। हमें अपने को इंफीरियर समझना बंद करना होगा। हमारा लक्ष्य पूरी दुनिया होना चाहिए, और मुझे फेडरेशन के माध्यम से हम जेनेटिक रिकॉर्डिंग पे काम अगले साल से शुरू करेंगे जी। भारत पिछड़ा इसलिए है क्योंकि हम जेनेटिक रिकॉर्डिंग की तरफ हमारा काम ना के बराबर हुआ है, ना ही है बेसिकली, क्योंकि जो गौपालकों के बुल हैं उनका कोई साइंटिफिक जेनेटिक रिकॉर्डिंग नहीं है। उनके अपने पर्सनल रिकॉर्ड हो सकते हैं, कुछ लोगों ने बनाए हैं, पर कोई साइंटिफिक डाटा अवेलेबल नहीं है जो कहीं ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जहां से देखा जा सके। हमें आज से ये बीज बोना है रोहित जी कि भारत में जो भी आज जो गौपालन में है और जो आने वाले समय में जुड़ना चाहते हैं,
फेडरेशन से जुड़ें और फेडरेशन जो ज्ञान पूरी दुनिया से जिन लोगों ने उस पर बहुत काम किया है और बहुत एडवांस काम किया है और अचीवमेंट्स पाए हैं जी, वो सब लोग फेडरेशन के पास वो द्वार है जहां से वो नॉलेज वहां से आप तक लाने का काम कर सकती है। जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेडरेशन से जुड़ें जी, और फेडरेशन सब गौपालकों के लिए वो नॉलेज उपलब्ध कराएगी जी, और हम ये जल्दी से जल्दी साइंटिफिक रिकॉर्डिंग ऑफ बुल्स एंड काउस पर काम शुरू करेंगे। और मार्टी इंडिया आपसे वादा करता है, सर से भी और पूरे देश से भी, कि हम जितनी भी नस्लें अभी भारत में हैं, चाहे वो उनमें से कुछ रजिस्टर्ड ना भी हों, तो भी हम वहाँ तक पहुँचेंगे और उनको अपने साथ जोड़ने की एज ए फेडरेशन कोशिश करेंगे और जितने से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सके वही हमारी कोशिश रहेगी। बिल्कुल जी। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, 30 से 35 नस्लें जो अब रजिस्टर्ड नहीं है इस समय भी जी, तो हमें उनको भी अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ाना है जिससे कि वो भी रजिस्टर्ड हों। जी, और क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन कोई करने वाला नहीं है तो फेडरेशन के माध्यम से हम सब मिलकर इसमें आगे बढ़ेंगे। जी, और ब्राज़ील जी, जो भी डेलीगेट्स हमारे साथ चल रहे हैं, जी, मुझे लगता है कॉमसेबू में भारत का डंका बजाने का समय आ गया है। बिल्कुल। और हम भारत का ये रिप्रेजेंटेशन इस बार बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कॉमसेबू में। और इवन ABCZ जो हमारे MOU पार्टनर हैं वो भी बहुत उत्साहित हैं और पहली बार ये जो भी 30-40 सालों से उबेराबा में ये एक्सपोजेबू चल रहा है, इतने सालों में पहली बार भारत का वहाँ पर स्टॉल होगा और उस स्टॉल के माध्यम से हम सब जो विदेशों से लोग वहाँ आते हैं, 30 से ज़्यादा लोग देशों से जो लोग वहाँ पर आते हैं, वो भी देख पाएँ कि भारत में कितनी तरह की नस्लें हैं, भारत में लोग गायों से कितना प्यार करते हैं। भारत केवल एक देश ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ भारत एक कल्चर है जिसका नाम है गाय। तो एक देश जो गायों का कल्चर है, खुद ही गाय एक संस्कृति है जहाँ पर उस संस्कृति को भी ब्राज़ीलियंस तक और लैटिन अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन और अमेरिका तक पहुँचाने की हमारी पूरी चेष्टा रहेगी और हम सब मिलके इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ और पूछना था कि वहाँ जो भी इवेंट होते हैं, जैसे ब्राज़ील में ये इस बार कॉमसेबू हो रहा है, तो वो किस तरीके से आयोजित होते हैं? क्या ऐसा उनकी रूपरेखा होती है जो भारत में नहीं हो पाता है? देखिए, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उन्होंने 50-60 एकड़ का एक ग्राउंड बनाया। वहाँ पर उन्होंने ABCZ जो है वो एसोसिएशन ऑफ ज़ेबू कैटल ब्रीडर्स है, एक एसोसिएशन है जिसके पास इतनी बड़ी लैंड है, सबसे बड़ा एसोसिएशन है, दुनिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है जी। और उसके पास ऐसे करीबन 50-60 शेड जी उन्होंने वहाँ बना के रखे हुए हैं जी, सारे साल भर। और उन्होंने बड़ी दवाई कंपनियां, बड़ी सीमन बेचने वाली कंपनियां, बड़ी जेनेटिक प्रोग्रामिंग में जो कंपनियां हैं, मशीनें बेचने वाली कंपनियां हैं, उनको वहाँ उन्होंने किराए पर परमानेंट स्पेसेस दिए हुए हैं। उसके अलावा ऑक्शन के लिए हॉल्स हैं वहाँ पर। पूरा एक 5 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें ABCZ के प्रेसिडेंट और बाकी अधिकारी बैठते हैं। सरकार की मदद के बिना ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर नई दवाइयों पर, बीमारियां जो आने वाली हैं और जो भी हैं, उन सब पर काम करता है। और वहाँ पर गायों के ऑक्शन पूरे साल भर होते हैं। ये 5 और 6 जो नस्लें हैं, उन सब के ब्रीडर्स वहाँ पर अपनी गायों को प्रदर्शित करते हैं वहाँ पर। और विजिटर्स, देखिए हमारे और वहाँ में एक अच्छी बात जो मुझे समझ में आती है कि हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो किसानों से रिलेटेड कोई काम होता है, गायों से रिलेटेड काम होता है, तो उससे संबंधित लोग ही आते हैं। वहाँ पर आप जब देखेंगे कि वहाँ पर आम जनता भी आती है। आम जनता ही नहीं, वहाँ पर जो हमारे यहाँ पर हम सोचते हैं ना कि मॉल्स में जिस तरह के कपड़ों में लड़कियाँ आती हैं, हाँ। उस तरह के सज धज के, उस तरह से ड्रेस, मतलब प्रॉपर जैसे मॉल्स में या किसी 5 स्टार होटल में जिस तरह के परिधान पहन के हमारे यहाँ पर विशिष्ट लोग जाते हैं,
उस तरह से परिधानों को पहन के वहां पर लड़कियां, औरतें, जेंटलमैन, सब लोग वहां पर देखने के लिए रात को 10-10 बजे तक भीड़ जमा रहती है। क्या बात तो ये एक वहां पर गायों से, भारतीय गायों से जो प्रेम है उसको एक अलग ही लेवल पे देखा जाता है। अच्छा, तो ये एक चीज़ और बड़ी आजकल सुनने में आती है अखबारों में भी, क्या वाकई ब्राजील में गायों की कीमत करोड़ों में है? क्या सीमन की कॉस्ट करोड़ों में है, लाखों में है? ऐसा है क्या? देखिए, आज से नहीं, मैं तो पिछले 5-6 सालों से ऑक्शंस में जा रहा हूँ जी। तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर करोड़ों में होती है, पर वो किश्तों में होती है। मतलब बेसिकली तो 40 करोड़ का बुल बिका तो हमने लिख दिया उसको, पर 40 करोड़ वो 33-36 किश्तों में होता है। अच्छा, वो किश्तों में दिया जाता है पैसा। अच्छा, मतलब होती है कॉस्ट। बिल्कुल होती है। अभी जैसे अभी एक कोई सी ओंगोल गाय की आजकल खबर चल रही है कि वो 40 करोड़ में बिकी। वैसे इस बार 40 करोड़ का ये फैल गया, हाँ। पर 35 से 40 के बीच में हमेशा चलता है। अच्छा, हर साल बिकते हैं। और सीमन की कॉस्ट भी इतनी जाती है कई बार? नहीं, सीमन की नहीं जाती है। एम्ब्रियो, जो नॉर्मल एम्ब्रियो है अच्छी गाय का, वो $500 एक एम्ब्रियो का होता है। हाँ। और सीमन जो है वो $10 से लेके $20 के बीच में होता है। अच्छा, और जो सेक्सेट सीमन होता है वो $40 से लेके $75-80 तक होता है। अच्छा, तो भी ऐसे सोच सकते हैं कि 8-10 हज़ार रुपए तक का भारतीय उसमें फिर ठीक तक सीमन होता है। हाँ। और अच्छे नस्लों के तो भारत में भी मिल जाएंगे आपको। प्रदीप सिंह बापू जी ऐसे ही बेचते थे। वो भी ऐसे ही बेचते थे। ठीक है, पर जो सांड मर चुके होते हैं उनके वहां पर 50-50, 60-60 हज़ार डॉलर में बिकते हैं। जैसे चंगेज खान है, सनसाओ है, तो मतलब ओल्ड जितना भी सीमन होगा, ओल्ड सीमन, और जो बहुत प्रूवन बुल है प्रूवेबल, उनका मैं उनका जो सीमन है वो आपको भारतीय रुपए के हिसाब से देखा तो 50-60 लाख रुपए में एक स्ट्रॉ एक स्ट्रॉ। 50 लाख। वाह। कई बार ऑक्शन भी होता है, इसलिए मैं ये फिगर प्राइवेट में बिका है तो पता नहीं चलता है, पर जब ऑक्शन में आता है तब पता लगता है कि हाँ ये इतने महंगे होते हैं। ग्रेट, तो ग्रेट। ये हमारा जो हर भारतीय किसान का, हर भारतीय गौपालक का, अगर हमने जेनेटिक रिकॉर्डिंग पे काम किया, सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो किए, जो फेडरेशन इसी पर काम करेगा, तो हम भी चाहते हैं कि जो पैसा आज वहाँ के किसान कमा रहे हैं वही हमारे आने वाले 5 से 10 सालों में हमारी मेहनत रंग लाए, और हम बिल्कुल भी लाएंगे। ऐसे हजारों नहीं लाखों किसान पैदा कर पाए जो फेडरेशन से साथ जुड़ के और नई तकनीकों को जानकर करोड़ों रुपए कमा पाए। ग्रेट। दोस्तों, एक मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि पहली बार आप कोई चीज़ बहुत ऑथेंटिक तरीके से ब्राज़ील से देखने वाले हैं। हर एक चीज़, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। वहाँ की एक अच्छे फार्म्स, अच्छे ब्रीडर, अच्छे टेक्नीशियंस, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब की जानकारी आपको मिलेगी। इस भ्रम में मत पड़िएगा कि हम सीमन को लेकर वहाँ जा रहे हैं या सीमन वहाँ का अपने गायों में इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल भी मंशा ऐसी नहीं है फेडरेशन की, और आने वाले वर्षों में आप चमत्कार होते हुए देखेंगे। ये मैं और मार्टी इंडिया आपसे कहता है और ये वादा भी करता है। एक आखिरी सवाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ आपकी बात पे जोड़कर, हम PGOI पे काम करेंगे जी, प्योर जेनेटिक ऑफ इंडिया। हमारा जो वहां गया है उसकी किसी को जरूरत नहीं है। जो यहाँ है, जो बचा है, उसमें जो विशिष्ट है, उस विशिष्ट को और विशिष्ट बनाकर, उसको और अच्छा बना के फिर हम उस पर काम करेंगे। प्योर जेनेटिक ऑफ इंडिया पर ही काम करके हम भारतीय किसानों को और पूरी दुनिया में भारत की इंपॉर्टेंस को वापस खड़ा कर सकते हैं, ना कि ब्राजील से सीमन लाकर अपने जेनेटिक्स को भी उनके मिश्रण से खराब करना। तो वैसे भी बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बिल्कुल सही। एक आखिरी क्वेश्चन, इस बार नवंबर में हमारी संस्था कुछ बड़ा करने जा रही है, उसके बारे में भी आप छोटा सा एक बार अनाउंसमेंट कर ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। IFI-ZCI जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंडिजिनस ज़ेबू कैटल ऑफ इंडिया है, जब हमें भारत का डंका पूरी दुनिया में बजाना है तो फेडरेशन इस साल नवंबर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्थापित यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कि द्वारका में है, दिल्ली में है, दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। फ्रांस और जर्मनी के कन्वेंशन सेंटर्स भी पानी भरते हैं जिसके सामने। वहां पर ऐसी जगह पर हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है कामधेनु गौ कृषि महोत्सव
और ये महोत्सव की तरह होगा। इसमें 21 देशों का कंफर्मेशन आ गया है पार्टिसिपेशन के लिए। जी ब्राजील हमारा पार्टनर कंट्री है इसमें। जी पूरे भारत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गौपालकों को हम चाहते हैं यहां पर आए वो दिल्ली में और देखें कि भारतीय नस्लों की 88 नस्लें यहां पर होंगी। साथ में जितने लोगों में ने जो भी काम किया है, गाय, गोबर, दूध, दही या किसी से भी रिलेटेड, और मशीनरी कंपनियों को भी हम इनवाइट करेंगे कि वो वहाँ आएँ और आप लोगों को वो नई तकनीकें जो कहीं पर भी किसी ने इस्तेमाल की है तो वो सब उस सब से ज्ञान और प्रेरणा ले सकें। तो ये भारत में नहीं, एशिया में ऐसा इतना बड़ा कोई कन्वेंशन या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई एग्जीबिशन या एक्सपो एशिया में इतना बड़ा कभी आयोजित नहीं हुआ है देसी गायों का। और इतनी सुंदर कन्वेंशन पहले, इससे पहले कभी नहीं हुई है। ये हमारा वादा है कि भारत का नाम पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए ये फेडरेशन का प्रयास ही नहीं, ये शुरुआत है। उम्मीद करता हूं कि जो भी मदन भाई साहब ने सोचा है उससे कई गुना भारत को मिले और गाय के माध्यम से मिले, गौपालकों के माध्यम से मिले। ब्राज़ील से जाने से पहले ये जानकारी क्योंकि दर्शकों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, आम जनता तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आपने मार्ट इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, हमें तो उसी में बहुत खुशी है कि आप इस डेलीगेशन का पार्ट हैं और इस पूरे मूवमेंट के भागीदार हैं। तो आपको बता दूं कि ये बहुत, आप जो शेड देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गौशाला है गिर अमृतफल। मैं आपको यहाँ का एक एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दूंगा आने वाले कुछ वक्त में। अभी तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी आप तक पहुँचानी। तो यहाँ कैसे बना है, निर्माण हुआ है, क्या क्या यहाँ पर बहुत क्रांतिकारी हो रहा है, वो सब भी जानकारी आपको आने वाले एपिसोड में मिलेगी। तो बने रहिएगा मार्ट इंडिया के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।